हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज। तो हम आज आरक्षण के बारे में बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे कि क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। असल में हमने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग क्यों की जा रही है, क्योंकि भारत में बहुत से अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग से जुड़े हिंदू समाज के लोगों ने अन्य धर्मों में परिवर्तन किया और यह सोचकर कि अन्य धर्मों में सामाजिक समानता है और उनके साथ भेदभाव या वंचना नहीं होगी, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। यानी धर्म में बदलाव से उनके सामाजिक बहिष्करण पर कोई प्रभाव नहीं देखा गया। आर्थिक आधार पर आरक्षण की अगर हम बात करें तो यह आर्थिक आधार पर आरक्षण हाल ही में 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिया गया है और शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण दिया गया है, सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण दिया गया है। आर्थिक आधार पर आरक्षण के पक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं वो देखते हैं। अब हम देखिए, पक्ष में हम पहले तर्क की बात करेंगे, फिर इसके अपोजिट में देखेंगे। तो 1990 के बाद अगर वर्तमान दौर को हम देखें तो आज किसी व्यक्ति की समाज में स्थिति उसकी जाति से नहीं बल्कि उसकी आय से निर्धारित हो रही है। यानी कोई भी व्यक्ति है, अब वह भेदभाव या वंचना का शिकार है तो वंचना का जो अर्थ है वो थोड़ा सा बदल गया है। पहले सामाजिक वंचना को ज़्यादा तरजीह दिया जाता था क्योंकि आप जातिगत स्तर पर निम्न होते थे, तो आपके साथ समाज के अन्य लोग भेदभाव करते थे। लेकिन अब तक ये दिया जा रहा है कि जो लोग आर्थिक रूप में पिछड़े हैं उनके साथ व्यापक स्तर पर भेदभाव हो रहा है। यानी असमानता का अब नया रूप आर्थिक पिछड़ापन है और यह नई सामाजिक वास्तविकता है जिसे स्वीकार करने की ज़रूरत है। तर्क ये दिया जा रहा है क्योंकि आर्थिक आधार पर अगर कोई पिछड़ा है तो अन्य सभी क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ेगा कि आज के समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम सुविधाएं सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही हैं, ये तो निजी क्षेत्रों के द्वारा दी जा रही हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप में पिछड़ा है तो क्या वह अपने बच्चों के लिए आईटी, पीएमटी या फिर जो है प्रशासनिक सेवाओं के लिए सोच सकता है? क्योंकि अगर महंगे महंगे कॉलेजेस, महंगे महंगे संस्थाओं में अगर बच्चों को पढ़ाना है तो शैक्षिक अवसर उनके लिए उपलब्ध है। जो आर्थिक रूप में सक्षम है, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनके बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर सीमित होते जा रहे हैं और यह उनके अंदर शैक्षिक पिछड़ेपन को बढ़ावा दे रहा है या एजुकेशनल बैकवर्डनेस को तेजी से बढ़ावा दे रहा है। तो एक बड़ी समस्या आर्थिक रूप में देखी जा रही है। आर्थिक रूप में बहुत से कॉन्वेंट स्कूल हैं और वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूल हैं। आर्थिक रूप में ही समाज में विभाजन है। जो लोग आर्थिक रूप में मतलब कमज़ोर हैं वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं और ऐसे स्कूलों में जहां फीस कम होती है और उन जगहों पर गुणवत्ता शिक्षा की बेहद कम होती है और इस वजह से आगे भविष्य में चलकर उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता कमज़ोर हो जाती है और उनके द्वारा जो प्रदर्शन सार्वजनिक क्षेत्र में किया जाना चाहिए वो नहीं हो पाता है। ये भी एक समस्या के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए यह मांग की जा रही है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। यह भी बोला जा रहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस बार सरकार ने स्वयं संविधान में संशोधन किया है। इसके पहले आर्थिक आधार पर आरक्षण उचित नहीं माना जाता था क्योंकि इसे संविधान विरोधी माना जाता था। यहाँ तक कि तर्क ये दिया जाता है कि जब नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा 10% आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को दिया गया और इंदिरा साहनीवाद में उसे न्यायालय ने असंवैधानिक ठहरा दिया था, तो उस वक्त ये स्थिति इसलिए थी क्योंकि नरसिम्हा राव सरकार ने बिना कोई संशोधन किए हुए एक कार्यपालिकी आदेश के जरिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया था। लेकिन इस बार 103वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया और अब यह संवैधानिक प्रावधान हो चुका है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए उचित है। तो एक तरफ उन लोगों का तर्क है जो आरक्षण को आर्थिक आधार पर उचित मान रहे हैं, दूसरी तरफ उन लोगों का तर्क है जो आर्थिक आधार पर आरक्षण को अनुचित मान रहे हैं। उनका कहना है कि आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है वह उचित नहीं है। क्यों? उन्होंने कहा कि क्योंकि बालाजी महसूद केस में, इंदिरा साहनी केस में न्यायपालिका ने कहा है कि होल्स जो क्राइटेरिया है इकोनॉमिक नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन का। आरक्षण सामाजिक न्याय का जरिया है और यह आर्थिक न्याय का माध्यम नहीं है। और अगर कोई आर्थिक रूप में वंचित हो तो जरूरी नहीं है कि सामाजिक रूप में वंचना का शिकार हो। जो लोग आर्थिक रूप में वंचित है वह हो सकता है कि उनकी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा और साधनों तक उनकी सीमित पहुंच से जुड़ा हुआ मुद्दा हो और इसके लिए सरकार को अन्य कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना चाहिए, न कि आरक्षण का विकल्प उचित है।
यह कहा गया है कि आरक्षण जो अभी आर्थिक आधार पर दिया गया है 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, इसमें एक गंभीर त्रुटि देखी गई है कि आरक्षण की सीमा 59.5 हो चुकी है, मतलब 15.5% हो चुकी है, यानी लगभग 60% हो चुकी है। 50 पहले और फिर 10 अभी, तो लगभग जो है मतलब 60% इन दशामी केस में न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लंघन है और ये उचित नहीं है। तीसरा तर्क ये दिया जाता है कि अभी जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है, इस आरक्षण में कई व्यवहारिक चुनौतियां हैं। जिन लोगों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है, उन लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जहां पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है। तो क्वेश्चन अब इस वजह से भी मतलब है, कई समस्याएं आएंगी कि कोई भी व्यक्ति अपनी बढ़ी हुई आय को प्रदर्शित नहीं करना चाहेगा। ये भी एक बात तो होगी ना। अगर किसी की वार्षिक आय 12 लाख या 13 लाख है, तो उसे लगता है कि हमारे बच्चों का आरक्षण मिल सकता है, तो अपनी आय कम करके दिखाएगा। कई बार आय को कम कर दिखाने की कोशिश भी मतलब की जाती रही है, की जाएगी, बात वही है। अगर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 7 से 7.5 लाख है और अगले 6 महीने में उसने वृद्धि की संभावना, वह कोशिश करेगा कि अपनी आय को कम करके ही दिखाए, मतलब आय ना बढ़ाए, क्योंकि मतलब आय तो बढ़ाए लेकिन दिखाए ना, क्योंकि अगर इनकम बढ़ जाएगा तो 8 लाख से ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर क्या बच्चों का आरक्षण नहीं मिलेगा, ये भी लोग कह सकते हैं। तो आय बढ़ने और घटाने दोनों की प्रवृत्तियाँ यहाँ पर देखी जाएंगी। ये इतना व्यवहारिक नहीं देखा जा रहा है। तीसरा मतलब आगे चौथा ये भी देखा जा रहा है कि 8 लाख रुपए वार्षिक आय 8 लाख रुपए वार्षिक आय एक अच्छी खासी आय है और इसमें लगभग सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोग हैं, वो शामिल हो जाएंगे। ये जो नियम था, इनकम सीलिंग था, इसको मतलब और कठोर बनाने की ज़रूरत थी, लेकिन सरकारों के द्वारा इसे अधिक कठोर नहीं बनाया गया है। इसकी वजह से इसका जो वास्तविक लाभ मिलना चाहिए वो वास्तविक लाभ नहीं मिल पाएगा, ऐसा यहाँ पर तर्क दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आर्थिक आधार पर जो आरक्षण की मांग है वो बेहद विवादास्पद मुद्दा बन चुका है। हाँ, एक बात ज़रूर है, अब इस बात को स्वीकार करने में कहीं हिचकिचाहट या झिझक नहीं होनी चाहिए कि वर्तमान समय में असमानता का एक बहुत बड़ा स्वरूप आर्थिक हो चुका है। यानी जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे वे सामाजिक क्षेत्र में भी, वे शैक्षिक क्षेत्र में भी पिछड़ेपन के शिकार होंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। वर्तमान भौतिकवादी युग में आर्थिक कारण आपके पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है, लेकिन इसका कहीं अर्थ ये नहीं है कि सामाजिक पिछड़ापन का स्थान आर्थिक पिछड़ापन ले लेगा। अभी भी भारत में आर्थिक पिछड़ेपन के रूप में सर्वाधिक पिछड़े वही लोग हैं जो भारत में सामाजिक पिछड़े वर्ग हैं, ध्यान दे भैया, ठीक है ना। यानी अगर कोई ये तर्क दे रहा है कि आरक्षण के कारण अनुसूचित जाति वर्ग अमीर हो गया या ओबीसी वर्ग जो है अमीर हो गए हैं ये, और सामान्य वर्ग के लोग कमज़ोर हो गए हैं, तो ये बड़ा सतही और सरलीकृत कथन है। अनुसूचित जातियों में कुछ ही लोगों को सरकारी जॉब जो है मिल रही है। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरियां मतलब मुफ्त में सबको दी जा रही हैं। अनुसूचित जातियों की स्थिति तो अभी भी बहुत नरकीय और बदतर स्थिति में है। अधिकांश जगहों पर, यहाँ तक कि शहरों में जो स्लम एरिया हैं, अगर आप वहाँ पर कहीं घूम कर आएँ तो आपको अधिकांशतः अनुसूचित जातियों के लोग ही वहाँ पर मिलने वाले हैं। ये स्थिति अभी भी यहाँ पर बहुत ख़राब देखी जा रही है। अभी भी अनुसूचित जातियों के लोगों को वो मैनुअल मतलब स्क्वेंजिंग आपने देखा होगा, जो नाली गड्ढे में खुदाई करते हैं, जो यहाँ आप देखते हैं कि सीवेज को साफ करना, कूड़ा उठाना, ये सारा काम कौन कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो ये इन्हीं समूहों के लोग कर रहे हैं। अभी कोई खास बदलाव यहाँ पर नहीं आया। हाँ, सामान्य वर्ग के लोगों में भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो आर्थिक रूप से असहाय, कमजोर और वंचित हो चुका है और उसे भी समर्थन की, सहयोग की ज़रूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ये बोले कि आर्थिक पिछड़ापन ही सब कुछ पिछड़ापन है। सामाजिक पिछड़ापन तो दूर हो चुका है, बिल्कुल गलत है। अभी भी भारत में अनुसूचित जातियों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं देखी जा रही हैं, मतलब भी ज़्यादा देखी जा रही हैं। आगे मतलब हम आपको ये चीज़ बताएंगे कि और घटनाएं केवल यहाँ पर दो लोगों के बीच का संघर्ष नहीं है, यह वैचारिकी का संघर्ष है। अभी भी जो अन्य वर्गों के
लोग हैं, अन्य जातियां हैं, अनुसूचित जातियों के प्रति पूर्वाग्रह उनके अंदर अभी भी भरा हुआ है। अभी भी यह माना जाता है कि गांव में जो अनुसूचित जातियां हैं वो हमारे अधीन होनी चाहिए। अगर उन्होंने हमारे सामने आवाज़ उठाया तो इसका मतलब है कि अब वे 2-4 लाइन पढ़कर हमसे यहाँ पर चैलेंज करें। अभी ये ईगो का भाव है और वे इस वजह से समस्याएं समाज में बनी हुई हैं। तो सामाजिक पिछड़ेपन को, शैक्षणिक पिछड़ेपन को आर्थिक पिछड़ेपन से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये बोला जा सकता है कि जिस प्रकार पिछड़ेपन के प्रमुख मानदंड के आधार पर आज तक सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन को हम निर्धारित करते थे, पिछड़ा मानते थे, आज आर्थिक पिछड़ापन भी पिछड़ेपन के निर्धारकों में से एक बन चुका है। और इसलिए आर्थिक आधार पर जो सरकार ने आरक्षण दिया वह आंशिक रूप में उचित है, यानी होलसेल क्राइटेरिया नहीं बनाया गया है, बल्कि आर्थिक रूप में पिछड़े मतलब कमज़ोर वर्गों को जो है 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस मामले में न्यायालय को चुनौती दी गई है, लेकिन हाँ, अभी संभावना व्यक्त की जा रही है कि न्यायपालिका उसको उचित रूप में स्वीकार कर ले। तो अब हम थोड़ा आपको बता देते हैं, आप लिखना चाहें लिख लीजिए कि आर्थिक आधार पर आरक्षण क्या मान्यता है कि SR सिन्हो आयोग के अनुशंसा के आधार पर 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संविधान अनुच्छेद 15 और 16 में 2 नए प्रावधान जोड़े गए। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में वे शामिल हैं जिनको अभी तक आरक्षण नहीं मिलता है। इनमें सामान्य वर्ग के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध ये सब शामिल हैं। ठीक है ना। अनारक्षित वर्ग को ये प्राप्त है। पक्ष में तर्क इसके मतलब मैंने क्या बताया आपको, क्या आरक्षण होना चाहिए, क्या बताया। वर्तमान में आर्थिक पिछड़ेपन के कारण सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन भी देखा जा रहा है, क्योंकि इससे अवसर तक पहुंच नहीं हो पा रही है। वर्तमान में आय के आधार पर सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण हो रहा है, अतः आय के आधार पर बढ़ते बहिष्करण के कारण प्रस्तावना में निहित आर्थिक न्याय की धारणा मूर्त रूप नहीं ले पा रही है। हमारी प्रस्तावना आर्थिक आधार पर बात करती है कि आर्थिक आधार पर कोई भी भेदभाव ना हो, सभी लोग एक जैसी स्थिति में हो, लेकिन आय के आधार पर लोग समाज से बिल्कुल कटे हुए महसूस कर रहे हैं, वंचित महसूस कर रहे हैं। तो यह प्रस्तावना के आदर्श पर भी सवाल कर रहा है। इसलिए मतलब क्यों होना चाहिए आर्थिक आधार पर, क्योंकि प्रस्तावना हमारी कहती है कि आर्थिक न्याय यहाँ होना चाहिए, इसलिए आर्थिक आधार पर आरक्षण कहीं से भी गलत नहीं है। फिर ने क्या होता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण से सामाजिक विभाजन में कमी आएगी और जातिगत संबंधों पर रोक लगेगी। आरक्षण को लेकर 2 साल पहले लोगों का दृष्टिकोण अलग था और 2 साल में आरक्षण को लेकर दृष्टिकोण बदल गया है। जब से आर्थिक आधार पर आरक्षण आया है और जो लोग आरक्षण का लाभ आर्थिक आधार पर भी प्राप्त कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आरक्षण को अब कोई बहुत बड़ा मुद्दा उनके लिए नहीं रहा है। पहले आरक्षण का विरोध बहुत उग्र होता था, अभी भी हो रहा है। जिन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है उनके द्वारा हो रहा है, लेकिन अब उग्रता में कमी आई है, क्योंकि वो भी अब एक लाभकर्ता है। तो इससे मैंने क्या था, जातिगत व वोट बैंक की राजनीति पर भी रोक लगेगी। अनारक्षित वर्ग की प्रतिभाओं की कुंठा व हताशा में कमी आएगी। इससे सामाजिक एकता का भाव मजबूत होगा। यह संवैधानिक रूप में उचित है और आर्टिकल 46 के तहत कमजोर वर्गों के आर्थिक शैक्षिक हितों में अभिवृद्धि का प्रावधान किया गया। यह प्रस्तावना के आर्थिक न्याय के आदर्श के अनुरूप है। इसे संविधान में संशोधन द्वारा शामिल किया गया। इसके विपक्ष में तर्क देखते हैं हम लोग। आर्थिक आधार पर आरक्षण की संवैधानिकता पर प्रश्न है। इंदिरा सान्हीवाद में आर्थिक आधार पर आरक्षण अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, यह 50% की उच्चतम सीमा का उल्लंघन है। यह विपक्ष में तर्क में बता रही हूँ। इसे लागू करने में व्यवहारिक चुनौतियां हैं। आय को बढ़ाकर दिखाने या उसमें कमी करने की प्रवृत्ति देखी जाएगी और अधिकांश अनारक्षित वर्ग के व्यक्ति इसमें शामिल हो जाएंगे। तो क्या है कि यदि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना पड़ रहा है तो इसमें तो सरकार की हार है कि आपने ये स्थिति क्रिएट कर दी है कि हम लोग आर्थिक रूप में इतने पिछड़े हैं कि सरकारें कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के रोटी, कपड़ा, मकान की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रही हैं। तब तो यह सरकार के नए आर्थिक आधार पर भी यहाँ पर प्रश्न चिन्ह मतलब खड़ा करता है कि क्या हर एक समस्या का समाधान आरक्षण है? क्या इससे देश में सभी लोगों की स्थिति बदल जाएगी? केवल आरक्षण को होल सोशल जस्टिस का क्राइटेरिया मान लिया जाए? क्या अनुसूचित जातियों की स्थिति बदल गई? यह सब बेहतर हो गया।
ठीक है ना। क्या पिछड़े वर्गों की स्थिति एकदम बिल्कुल बदल गई? सभी लोग राजा बन गए, सभी लोगों की स्थितियां समाज में सबसे उच्च स्तर की हो गई? ऐसा नहीं है। ये तो एक तरीका है आरक्षण, लेकिन अक्सर जब बहस होती है तो आरक्षण को लेकर सबको लगता है कि बस आरक्षण ही सारी समस्याओं का समाधान है। मैंने क्या होता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण सरकार के नैतिक आधार को कमजोर करता है। इसे सामाजिक न्याय सुनिश्चित ना कर पाने के रूप में, सरकार की असफलता के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट, आरक्षण का उद्देश्य न तो गरीबी उन्मूलन है और न ही रोजगार का साधन है। अब क्या है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण से आरक्षण को स्थायित्व मिलता है। मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आरक्षण निकट भविष्य में समाप्त हो, ऐसा समाज हम अपने मतलब ऐसा समाज हम अपना बनाएं कि आरक्षण की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि आरक्षण को आरक्षण स्थायित्व प्राप्त कर रहा है या अंतहीन और वोट बैंक की राजनीति का कारण बन रहा है। ध्यान रहे मैं विपक्ष में तर्क पढ़ रही हूँ। तो वर्तमान में आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। देखिए क्या है आरक्षण, और एक चीज़ समझिए, प्रभु जातियां आपने सुना होगा कि वर्तमान में प्रभु जातियों द्वारा भी आरक्षण की मांग की जा रही है। प्रभु जाति का मतलब समझेंगे तभी पूरा डिबेट आप समझ पाएंगे, वरना फिर जो मैं बोलूँगी वो आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो हमारे यहाँ एक तो हो गए शेड्यूल कास्ट के लोग, दूसरे हो गए ओबीसी के लोग, लेकिन एक वर्ग होता है जिसे हम डोमिनेट कास्ट कहते हैं। डोमिनेट कास्ट उसे कहते हैं जो किसी क्षेत्र में रहता है, सामाजिक रूप में उसकी स्थिति उच्च जातियों जैसी नहीं है, लेकिन वह संख्या की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से बेहतर स्थिति में नहीं है। यानी जिसके पास न्यूमेरिकल पावर है, यानी जिसकी आबादी ठीक ठाक है, जिसके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। जैसे यूपी के अधिकांश क्षेत्रों में हम यादव समुदाय को डोमिनेट कास्ट के रूप में देखते हैं, क्योंकि उनकी आबादी भी ठीक है और उनके पास ठीक ठाक आर्थिक संसाधन भी हैं, और इस वजह से वो डोमिनेट कास्ट के रूप में देखे जाते हैं। इसी तरीके से गुजरात में आप पाटीदार को पाएंगे, महाराष्ट्र में मराठा को पाएंगे, हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट यूपी में जाट और गुज्जर भी उसी रूप में देखे जाते हैं जो मतलब डोमिनेंट कास्ट हैं। तो डोमिनेंट कास्ट बेसिकली जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, जिनकी संख्यात्मक दृष्टि से भी स्थिति ठीक है, वो लोग यहाँ पर होते हैं। फिर इनके द्वारा आरक्षण की मांग क्यों की जा रही है, इसे समझने की ज़रूरत है। और इन्हें क्या आरक्षण नहीं मिला हुआ है? असल में ये बेसिकली आते तो ओबीसी में हैं, लेकिन हुआ भारत में आज़ादी के बाद 1967 में हरित क्रांति का दौर शुरू हुआ, ठीक है ना। इस दौर में जो कृषक जातियां थीं, यानी मध्यमकारी जातियां थीं, तो उन राज्यों में जहां हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव पड़ा, वहां ये मध्यम जातियां या कृषक जातियां सबसे ज़्यादा उन्होंने हरित क्रांति का लाभ उठाया, ठीक है ना। पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी के कुछ हिस्से, मतलब राजस्थान के कुछ हिस्से, गुजरात, आंध्र प्रदेश के किसान, इन लोगों ने यहाँ पर हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभ उठाया। इन लोगों की स्थिति जल्द ही प्रभु जातियों के रूप में हो गई। जब इनके पास पैसा आया 1967 में, तो इन्होंने अपने को मोबिलाइज करना भी शुरू कर दिया। आर्थिक रूप में जब ये मजबूत हुए तो एक समूह के रूप में एक जातिगत संगठन इन्होंने बनाना शुरू किया और राजनीति में भी दावेदारी की, क्योंकि इनकी आबादी ठीक ठाक थी। और 1967 के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अलग अलग राज्य थे, इन लोगों की राजनीति बड़ी तेज़ी से बढ़ी। जैसे यूपी में चौधरी चरण सिंह बहुत बड़ा नाम बनकर उभरे थे, इसी जाति से मतलब बिलोंग करते थे। या अगर आप हरियाणा जाइए तो वहाँ देवीलाल जी को आगे चलकर मतलब उप प्रधानमंत्री भी बने। तो देवीलाल जी ने भी मतलब वो भी एक ऐसी शख्सियत थे। महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व में, बालाजी ठाकरे के नेतृत्व में मराठा सशक्तिकरण शुरू हो चुका था मतलब। और अलग अलग राज्यों में मध्यम जातियाँ राजनीतिक रूप में भी काफ़ी मजबूत होकर आई। इसी बीच 1977 में जब मंडल आयोग के गठन की बात हुई मोरारजी देसाई के कार्यकाल में, तो मंडल आयोग ने भारत के अलग अलग हिस्सों में जाकर वहाँ पर जो जातियाँ या समूह थे उनसे मतलब बातचीत किया, और उन्होंने ये पूछा कि सामाजिक
आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े क्यों हैं, कैसे हैं, उनके आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं थे जिससे उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जा सके। उस वक्त इन जातियों के द्वारा आरक्षण की मांग को मतलब प्रस्ताव को पूरी तरीके से ठुकरा दिया गया। जाट, गुज्जर, पाटीदार मतलब इन सब लोगों द्वारा। तो क्योंकि इन लोगों को यह मानना था कि हमारे बच्चे सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। उस समय चूँकि खेतों में उत्पादन बहुत ज़्यादा था और ये बुल्लक पूंजीवादी के रूप में देखे जाते थे, यहाँ यानी काफ़ी संसाधन की दृष्टि से मजबूत देखे जाते थे। ऐसी स्थिति में इन्होंने उस दौरान आरक्षण के लिए न तो मांग किया और यहाँ तक कि आरक्षण के प्रस्ताव को भी एक तरीके से अस्वीकार कर दिया। आगे चलकर देखा गया कि 1990 के बाद स्थितियां बदलने लगी। 1990 के बाद ये देखा जाने लगा कि जैसे जैसे इन जातियों, जाट, गुज्जर, पाटीदार, इन जातियों की आबादी बढ़ती गई तो उसी अनुपात में खेतों का विखंडन भी बढ़ता गया। यानी पहले अगर कोई 100 बीघे की खेत थी तो आज 5 भाइयों में बढ़कर 20 बीघे और उन 5 भाइयों में मतलब फिर क्या 5 लड़कों में बढ़कर 4 बीघे, इस तरीके से मतलब बढ़ते गए। तो ऐसे में जो खेत में उत्पादन होना चाहिए था, उसका लाभ मिलना चाहिए था, वह अब कम हो चुका है। 1990 के बाद कृषि क्षेत्र अलाभकारी होता जा रहा है। कृषि क्षेत्र से जो लाभ अर्जन होना चाहिए था वह नहीं हो रहा है। इसलिए खेतों पर निर्भर जातियां जो डोमिनेंट कास्ट थी, जिनकी आर्थिक स्थिति हरित क्रांति के बाद बड़ी मजबूत हो गई थी, लेकिन 1990 के बाद इनकी स्थिति में बड़ी तेजी के साथ गिरावट देखी जा रही है और इस वजह से इन जातियों के द्वारा अब यहाँ पर अन्य नौकरियों की तलाश की जा रही है, क्योंकि खेतों में तो कोई काम है नहीं। दूसरी समस्या क्या है कि पहले ये चूंकि कृषक जातियां थी, कृषक जातियों की वजह से इनका ध्यान कभी भी अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में यानी शिक्षा के क्षेत्र में नहीं देखा गया। यहाँ जो बच्चे थे खेतों में काम करते थे और लग्जरियस लाइफ जीते थे। यहाँ तक कि वो किसान, जिन किसानों की हम बात कर रहे हैं, ये वो किसान हैं जिनके पास अच्छी अच्छी महंगी महंगी गाड़ियाँ आप पाएंगे जो सामान्य लोगों के पास नहीं हैं। लेकिन अब शिक्षा के प्रति जागरूकता इन वर्गों में नहीं थी, तो खेतों में जब गिरावट हुआ तो इन्होंने नौकरी की तलाश की, क्योंकि खेत में तो अब कोई काम बचा नहीं है और नौकरी के लिए स्किल चाहिए यानी कौशल चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं और इस वजह से उन्हें नौकरियां भी नहीं मिल पा रही हैं। नौकरियां तो छोड़िए, यहाँ शिक्षा की जागरूकता न होने की वजह से शिक्षण संस्थानों में इनका प्रवेश भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही एक नेता हार्दिक पटेल हैं, आपने सुना होगा कि हार्दिक पटेल बार बार ये कहते थे कि मेरी बहन का इंजीनियरिंग स्कूल में दाखिला नहीं हुआ तो मुझे बड़ा ठेस पहुंचा और मैंने ये सोच लिया कि अब अपनी जाति, अपने समुदाय के लिए आरक्षण आंदोलन चलाएंगे। अब उनके पीछे उनकी क्या भावना थी नहीं पता, लेकिन ये भावना जाटों, गुज्जरों, पाटीदारों, मराठों में भी देखी जा रही है और ये सब आरक्षण की मांग कर रहे हैं कि अब फिर से इन्हें आरक्षण दिया जाए, क्योंकि आरक्षण के जरिए सरकारी जॉब में प्रवेश कर सकें, उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके, क्योंकि खेतों में अब कृषि उतनी लाभकारी नहीं है। एक और पहलू भी है, इनको लगता है कि निजी क्षेत्रों में हमारे बच्चे कम करें, उससे बेहतर है कि मतलब निजी क्षेत्र की बजाय कहने का मतलब है कि सरकारी में काम करें। और इसी कारण और मतलब इसका कारण ये है कि सरकारी क्षेत्रों में जो 7वां वेतन आयोग लागू हुआ उसकी वजह से वेतन बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और अब बहुत आकर्षण है। निजी क्षेत्रों में उतना वेतन नहीं है जितना कि सरकारी क्षेत्र में है। डोमिनेट कास्ट देख रहे हैं कि 80 मतलब जो शेड्यूल कास्ट लोग मतलब अधिकारी बनकर निकल गए, उनके अच्छे मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हो गया, उनकी पूरी स्थिति बदल गई, तो आरक्षण का लाभ SC/ST को मिलते हुए देख रहे हैं। इस वजह से इनके ऊपर भी असर पड़ रहा है। ये भी चाहते हैं कि इनको आरक्षण मिले। तो जाटों, गुज्जरों, पाटीदारों, मराठों के द्वारा आरक्षण की मांग क्यों की जा रही है, तो भाई इसको समझ लेते हैं। आप ऊपर हेडिंग डाल लीजिए चाहो तो। वर्तमान में प्रभु जातियों द्वारा आरक्षण की मांग, फिर लिखिए, फिर 3 पॉइंट मतलब हॉरिजॉन्टल बनाइए। एक तरफ लिखिए संख्यात्मक शक्ति, जनसंख्या, दूसरी तरफ लिखिए बीच में आर्थिक शक्ति और तीसरा लिखिए राजनीतिक शक्ति। तो मतलब ये तीनों ही जिसके पास है वो क्या है, डोमिनेट कास्ट उसको कहेंगे। अब जैसे मैंने क्या बताया, जाट, गुज्जर, पाटीदार, मराठा, मैंने ये बताया। फिर मैंने क्या बताया कि आज़ादी के बाद हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव इन्हीं पर देखा गया। इन्होंने मंडल आयोग से आरक्षण की मांग नहीं की, लेकिन वर्तमान में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। क्यों? पहला, इनको देखने को मिल रहा है कि प्रदर्शनकारी प्रभाव है, जैसे आरक्षण के कारण SC/ST OBC की स्थिति में सुधार इन्होंने देखा। दूसरा क्या देखा इन्होंने, 1990 के बाद जो है
कृषि भूमि का विखंडन हुआ जिससे कृषि गैर लाभकारी हो गया। परंपरागत लघु और मध्यम उद्योग में गिरावट देखी गई। तो ये दो काम करते थे, एक खेत में और दूसरा उसी से जुड़ा हुआ कुटीर उद्योग या लघु लघु उद्योग में भी ये लोग लेकर चलते थे। जैसे अगर आप वेस्ट यूपी में जाएंगे तो वहाँ पर गन्ने की खेती, उसके साथ जो गुड़ खानसारी उद्योग था वो बहुत अच्छा विकसित था। अलग अलग राज्यों में लघु और मध्यम उद्योगों में भी यही मध्यम जातियाँ या प्रभु जातियाँ शामिल थी। तो अब उन दोनों में कृषि और उद्योगों में गिरावट हुई है। इन समूहों के सामने आर्थिक संकट आ चुका है। तो ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या है कि शैक्षिक प्रवेश ना होने के कारण वैकल्पिक रोजगार नहीं है, तो इसलिए भी आरक्षण चाहते हैं। सरकारी नौकरियों का आकर्षण है क्योंकि उसमें बेहतर वेतन सुविधा है, स्थायित्व है, ये सब चीज़ें। कोरोना के दौर में भी आपने देखा कि सरकारी में वेतन मिला लेकिन प्राइवेट में नहीं ऐसा रहा। तो इन सब वजहों से भी ये लोग मांग करते हैं प्रभु जातियाँ। अब आपको समझ में आया होगा कि क्या है प्रभु जातियाँ। अगर आपसे पूछे क्या है, किसको कहते हैं, तो एक तो जिनकी जनसंख्या हो ठीक ठाक रूप में, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति भी हो जिनके पास ठीक ठाक रूप में, तो उन्हें कहते हैं प्रभु जाति। आई होप समझ में आएगा। तो अब हम बात करेंगे आर्थिक नीति की समीक्षा की कि क्या है। समीक्षा का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, तो मैं अब बात करती हूँ, आप ज़रा समझिए। देखिए, आपसे अगर पूछा जाए कि क्या वाकई आरक्षण नीति को आप सफल मानेंगे या विफल मानेंगे, आपके अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा बैलेंस होकर यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। अगर हम देखें तो 70 सालों के इतिहास में भारत में जब से मतलब आरक्षण आया है 1950 से 2000 अभी क्या चल रहा है 22 चल रहा है, आप बात कर सकते हैं 22 के 21 तक मानिए। तो इन 70 सालों में ओबीसी एससी एसटी आज वही नहीं है जहाँ पर वो पहले थी। उनको लेकर समाज की सोच में भी बदलाव आया है। इन वर्गों में भी अपने प्रति इस सोच में बदलाव आया है और बड़ी संख्या में जो वंचित वर्ग रहे हैं उनकी भागीदारी आज हम सार्वजनिक क्षेत्रों में देख सकते हैं। तो एक बड़ा गुणात्मक बदलाव तो निश्चित रूप में आया है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। यह आरक्षण नीति है जिसने संविधान के प्रति लोगों में विश्वास बनाए रखा, सरकार के प्रति लोगों में विश्वास बनाए रखा। भारत में सामाजिक असंतोष बढ़ने के कारण बढ़ने के तमाम कारण थे। भारत जैसे असमान समाज में जहाँ पर इतनी विषमता पाई जाती है, ऐसे समाजों में इतने लोग एक साथ बंद कर रख पाना मतलब नियर टू इम्पॉसिबल है। ऐसे देशों में तो अक्सर गृह युद्ध जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, सरकारें बेहद कमज़ोर हो जाती हैं। लेकिन हमारे 70 सालों का इतिहास ये बताता है कि आरक्षण नीति ने समाज को एक करने में बड़ी भूमिका निभाई है। अन्यथा वो वर्ग बहिष्कृत था, वंचित था, वह वर्ग सामाजिक असंतोष के कारण सामाजिक हिंसा को बढ़ावा दे सकता था। उसमें ये खतरा था। आखिर क्या रीज़न रहा कि भारत में नक्सलवाद व्यापक स्तर पर नहीं बढ़ पाया, जबकि यही माओइज्म चीन में क्रांति लाने में सफल रहा। लेकिन उसी माओवाद के आधार पर विचारधारा, लगभग वैसी ही परिस्थितियाँ, लगभग वैसा ही यहाँ का समाज, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि नक्सलवाद सफल नहीं हो पाया। तो उसका एक बड़ा कारण था कि जो अनुसूचित जातियों में एक भावना मजबूत होती गई कि संविधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा निर्मित किया गया है, इन्होंने मतलब क्या है, इसने हमें अधिकार दिया है और हम इस लोकतंत्र स्वतंत्र भारत में आसानी से एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो आरक्षण ने इस भरोसे को मजबूत किया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आरक्षण नीति की वजह से देखा जा रहा है कि भारत में जो कल्याणकारी राज्य की धारणा है वह सही रूप में स्थापित हो पाई है, वंचित वर्गों के आत्मविश्वास में वृद्धि हो पाई है। तो निश्चित रूप में आरक्षण ने कई सकारात्मक परिणाम यहाँ पर दिए हैं। हालांकि इसके साथ साथ आरक्षण नीति की वजह से समाज में एक विभाजन भी देखा जा रहा है। एक तरफ आरक्षण से लाभान्वित और एक तरफ आरक्षण से वंचित वर्गों के बीच में जातिगत संघर्ष देखा जाता है। जातिगत राजनीति को बढ़ावा देने का एक जरिया भी बन गया और आरक्षण तो सबसे प्रिय विषय है आज वोट बैंक की राजनीति करने का। जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ आरक्षण का मुद्दा उठना ही उठना है। तो आरक्षण समाज को विभाजन का, सामाजिक एकता के विखंडन करने का तरीका बन गया है, जबकि यह समाज के एकीकरण के जरिए
के रूप में लाया गया है। लेकिन नहीं, सबसे बड़ी समस्या ये है कि आरक्षण ने तो समाज में जाति व्यवस्था को स्थायी बना दिया। यहाँ पर कास्ट सिस्टम जिसकी कल्पना हम करते थे समाज के साथ साथ खत्म हो जाएगा। कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य नहीं होगा। लेकिन इस आरक्षण ने तो हमारी जातियों के पहचान को और मजबूती दे दी है, क्योंकि एक जाति होने की वजह से आपको आरक्षण मिल रहा है और एक जाति ना होने की वजह से आपको आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो आरक्षण आपकी जातिगत भावनाओं को भी मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। आरक्षण इसलिए समस्या का कारण बनता गया क्योंकि आरक्षण नीति के संबंध में अस्पष्टता का भाव देखा गया। अस्पष्टता का मतलब है कि आरक्षण को हम रोजगार का, गरीबी उन्मूलन का एक जरिया मान लिया, जबकि आरक्षण सामाजिक न्याय के तमाम साधनों में से एक साधन है। न्याय प्राप्त करने के अलग साधन हो सकते हैं। सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, सरकार के द्वारा तमाम तरीके के वित्तीय सुविधाएं दी जा रही हैं, सब्सिडी दी जा रही है, ये सब भी सामाजिक न्याय के तरीके हैं। लेकिन हमने आरक्षण को होल सामाजिक न्याय का एक तरीका मान लिया है। आरक्षण एक तरीका है लेकिन एकमात्र तरीका नहीं है, ये ध्यान रहे। इस रूप में अगर आरक्षण नीति को सफल बनाना है तो हमें ध्यान देना होगा कि हम लंबे समय तक आरक्षण से कैरी नहीं कर सकते। आरक्षण एक ऐसे समाज के लिए लाया गया था जहाँ पर जो लोग असमान हैं, इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं है, उनको इक्वल प्लेइंग फील्ड में पहुंचाना और उसके बाद सबके लिए एक जैसे नियम बना देना। हमारा समाज अभी भी एक जैसे नियम तक पहुंच नहीं पाया है। अभी भी जो लोग आरक्षण से वास्तविक लाभान्वित होने चाहिए वो लाभान्वित नहीं हो पाए हैं। आरक्षण समूहों में एक खास तबका ही बार बार आरक्षण का लाभ ले रहा है और वही स्थिति अच्छी स्थिति में है। कुछ जातियां ही आरक्षित समूहों की ऐसी हैं जिनको बार बार लाभ मिल रहा है। कुछ परिवार ऐसे हैं जो बार बार उसी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। अधिकांश समाज अभी भी आरक्षण के लाभों से वंचित है। ऐसी स्थिति में उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आरक्षण का लाभ निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए जरूरी है कि आरक्षण नीति में सही तरीके का बदलाव किया जाए। तो आर्थिक नीति की समीक्षा क्या है? तो आलोचना पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर उपलब्धियों पर बात करेंगे। आलोचना क्या है कि आरक्षण ने समाज को जातिगत आधार पर विभाजित किया और जातिवाद को स्थायित्व दिया। और आरक्षण नेक्स्ट क्या है? आरक्षण का लाभ जो है आरक्षित समूहों में सभी को नहीं मिल रहा है बल्कि कुछ जातियों तक सीमित है। वोट बैंक की राजनीति का आधार है। आरक्षण हिंसक प्रदर्शनकारी का कारण है, सामाजिक विभाजन का कारण है। योग्यता व कुशलता का विरोधी, जैसे कि वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में योग्यता और कुशलता पर ज़्यादा बल देना चाहिए। इसके कारण उत्पादकता प्रभावित होती है क्योंकि इसे गरीबी निवारण और रोजगार के साधन के रूप में देखा जाना चाहिए, जो इसके मूल उद्देश्यों से विचलन को दिखाता है। उपलब्धियां क्या है? विगत 70 वर्षों में वंचित वर्गों की सामाजिक व शैक्षिक स्थिति में गुणात्मक सुधार देखा गया है। वंचित वर्गों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। वंचित वर्गों का समाज की मुख्य धारा से जुड़ाव हुआ है। संविधान व सरकार की विश्वसनीयता को भी मजबूत किया गया है। तो निष्कर्ष हम क्या बोलेंगे? निष्कर्ष हम ये बोलेंगे, ना तो पूरी तरह सफल है और ना ही पूरी तरह क्या है? असफल है। इसकी समीक्षा की ज़रूरत है। निकासी की व्यवस्था, जिन्हें आरक्षण का लाभ मिल चुका है उन्हें जो है आरक्षण से बाहर किया जाना चाहिए। ओबीसी समूहों का उपवर्गीकरण करना चाहिए क्योंकि ओबीसी समूह में कुछ ऐसी जातियां हैं जो आरक्षण से अधिक लाभान्वित हैं अन्य जातियों की तुलना में। तो जस्टिस श्रोमणी समिति की रिपोर्ट में कहा गया था कि 4 ऐसी जातियां हैं जिनको लाभ आरक्षण का अत्यधिक मिला है। लगभग 2600 जातियां ओबीसी में हैं, जिनमें 1900 जातियों को 3% आरक्षण का लाभ, शेष 700 जातियों को 24% आरक्षण का लाभ है। तो ये एक बहुत बड़ी असमानता है। तो यहाँ पर एफआईआर जो है तो ठीक है ना, उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। ये सब चीज़ें तो जो अति पिछड़ा, महापिछड़ा, इस तरीके से या पिछड़ा इस तरीके से आप वर्गीकरण कर सकते हैं। तो अनुसूचित जाति में अब क्रीमी लेयर की धारणा होनी चाहिए। आरक्षण देने के लिए वस्तुनिष्ठ और तार्किक नियम होना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर बनाया जाए, वो समयबद्ध होना चाहिए और सामाजिक न्याय के एक साधन है, आरक्षण एकमात्र नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकमात्र उसी की वजह सब हो रहा है, और अन्य साधनों पर भी बल देने की आवश्यकता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब हम बात करेंगे कि जो एससी हैं, अनुसूचित जातियों के विरुद्ध आखिरकार हिंसा क्यों बढ़ रही है। ऐसा क्या हो रहा है कि हिंसा बढ़ने की
वजह क्या है? तो असल में अनुसूचित जातियों के खिलाफ हिंसा बढ़ने की एक बड़ी वजह कि हाल के वर्षों में अनुसूचित जातियों का उभार बड़ी तेजी के साथ बढ़ा है। जो जातिगत समीकरण थे वो बदल रहे थे। अब उच्च और निम्न जातियों के बीच का जो समीकरण है पिछले कुछ समय में ही तेजी के साथ बदला है। कारण क्या है? देखिए, जातिगत संघर्ष एक तो बहुत ज़्यादा है। एक मैंने बताया कि उच्च या प्रभु जाति, दूसरा मैंने बताया अनुसूचित जाति। तो उच्च या प्रभु जाति क्या है? यथास्थिति के समर्थक हैं, और अनुसूचित जाति क्या है? सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाना चाहते हैं। बदलाव के क्रम में प्रतिक्रियावादी होना चाहिए। तो अनुसूचित जातियों का उभार तो क्या है कि अनुसूचित जातियों द्वारा अपनी पहचान की खोज महापुरुष या संबुक ऐसे जो संत थे संबंधित थे, ये सब चीज़ें। तो कहने का मतलब क्या है कि इनके द्वारा पहला काम इतिहास की खोज की जा रही है। सोचिए कि आप किसी भी जाति से जुड़े हुए हों, आप अपने इतिहास को देखते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो आप अपने इतिहास को देखते हैं तो आप अपने में नायक को देखते हैं, ढूंढते हैं। तो कोई अगर वैसे समुदाय से तो कहेंगे कि गांधी जी हमारे समुदाय से, राजा राम हमारे से, इस तरीके से राजन शेखर, आचार्य नरेंद्र देव, ये सब चीज़ें हमारे समुदाय से जुड़े। अलग अलग समूह समुदाय अलग अलग नायकों को अपने साथ जोड़कर देखता है। यहाँ तक कि ईश्वर हैं, भगवान के जो रूप हैं, उनको भी जोड़कर इसी तरीके से देखते हैं। कोई यादव समुदाय से जुड़ा है, कोई कहेगा कृष्ण हमारे परंपरा से जुड़े हैं, कोई क्षत्रिय है तो कोई प्रभु राम, ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगा। कोई ब्राह्मण है तो जो है परशुराम, तमाम ऐसे वशिष्ठ जैसे संतों के साथ अपनी परंपरा को जोड़ने का प्रयास करेगा। इतिहास में नायक बहुत हैं अलग अलग समुदायों से, लेकिन अनुसूचित जातियों का थोड़ा सा जो है आप खुद सोचिए कि क्या अनुसूचित जातियों के पास कोई नायक है? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, अनुसूचित जातियों द्वारा अपनी पहचान की खोज की जाती है। जैसे महापुरुष, संबुक, महाराज, ये ऐसे संत थे जो शुद्ध जातियों से संबंधित थे, और ऐसी कथाएं मिलती हैं कि भगवान श्री राम के द्वारा उनका वध किया गया था, क्योंकि वो वेदों को पढ़ रहे थे। बहुत से लोगों का यह मानना है कि यह घटना सही नहीं है, गलत है, लेकिन बहुत से लोग सही भी मानते हैं। अब कुछ भी हो, ऋषि शंबुक को अनुसूचित जातियां अपने गौरव के विषय के रूप में देखते हैं। अब जब वो शंबुक की तारीफ करेंगे और राम जी की आलोचना करेंगे तो समाज में एक कन्फ्लिक्ट होगा। वे कहेंगे हमारे समुदाय की शंबुक ऋषि का श्री राम ने धोखे से वध कर दिया, और अन्य जातियों में प्रभु राम के प्रति जो आकर्षण या आस्था होगी तो प्रभावित होगी। दोनों के बीच संघर्ष होगा। आपने देखा होगा डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले, साहूजी महाराज स्मारक और स्थल जैसे कोरेगांव भीमा का मामला आया, वहाँ पर भी जो ऐसे स्थल है, माना गया कि अंग्रेजों की तरफ से महार जातियाँ जो अनुसूचित जातियाँ हैं उनके द्वारा मराठों की सेना को हराया गया। वो इतिहास की इस घटना को याद करके बताना चाहेंगे कि हम विजेता थे। तो बहुत से लोग कहते हैं कि महार जातियों के जो सेलिब्रेट नहीं होना चाहिए क्योंकि अंग्रेजों की जीत थी, लेकिन हमारे यहाँ जो जातिगत समीकरण रहा है वहाँ पर महार जातियों का मानना है कि हमें तो मराठों के द्वारा हमेशा दबाया गया, तो हमने अगर जो है वहाँ पर जीत हासिल की है तो ये हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। पिछले 2-3 साल पहले भीमा कोरेगांव में महार लोग सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए थे। इनके और मराठों के बीच में क्या हो गया था? संघर्ष हो गया था। तो इतिहास, तो आप क्या लेंगे? इतिहास की पुनर्खोज, जैसे भीमा कोरेगांव की घटना मैंने बताया। फिर क्या देखेंगे आप कि परंपरागत व्यवसाय को छोड़ना, रीति रिवाजों को छोड़ना। अभी तक जो है अनुसूचित जातियाँ लोग जो है पशुओं की खाल उतारते थे, अब क्या है? छोड़ दिया है। गुजरात में भी अभी ऐसी घटना घटी कि जब खाल उतारना छोड़ दिया तो वहाँ की दबंग जातियों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। तो ये आपका ही काम है, आपको करना। इस तरीके की बातें सब गलत है। और दलित, नेक्स्ट क्या है कि दलित विमर्श बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। दलित साहित्य गोष्ठियाँ, ये सब चीज़ें आर्थिक रूप से संगठित होने का प्रयास, जैसे डिक्की लाइक फिक्की की तरीके से का है। ये दलित उद्योगपतियों का संगठन है जिसे डिक्की कहते हैं। तो असल में जब से अनुसूचित जातियों का उभार हो रहा है उसकी वजह से उच्च अनुसूचित जातियों के बीच संघर्ष देखा जा रहा है। ये अलग अलग कारणों से है। ये जब अपने व्यवसाय को देख रहे हैं तब हिंसा हो रही है, या ये घोड़ी पर बैठकर शादी के लिए जा रहे हैं जो पहले नहीं होता था तब हिंसा हो रही है, क्योंकि अन्य जातियाँ यथा स्थितिवाद को बनाए रखना चाहती हैं। कई बार जो अनुसूचित जाति हैं इस व्यवस्था में बदलाव चाहती हैं, लेकिन इस व्यवस्था के बदलाव के क्रम में कई बार देखा जाता है कि ये जो जातियाँ हैं प्रतिक्रियावादी भी हो जाती हैं, यानी वो
हिंदू समाज के प्रतीकों, हिंदू समाज के धार्मिक जो देवी देवता हैं उनके ऊपर भी सवाल खड़ा करते हैं और ये एक उग्र हिंसा का कारण बनता है। दूसरा हमने क्या बताया, जातिगत राजनीति के कारण भी अनुसूचित जातियों के प्रति हिंसा बढ़ रही है। मैंने वोट बैंक की राजनीति में भावनाओं को उत्तेजित कर दिया जाता है, चुनावों के दौरान हिंसा बढ़ने लगती है। जातिगत पहचान की भावना मजबूत हुई, अनेक संस्थाओं या समूहों का योगदान है। तो आप देखेंगे कि ओपन फेसबुक को खोलेंगे तो आप देख सकते हैं कि लिखा है, मैं यदुवंशी कट्टर ब्राह्मण, हम कट्टर क्षत्रिय हैं, हम कट्टर कायस्थ मां समाज। इस तरह के आपको संगठन देखने को मिलेंगे। तो अपने समुदाय के प्रति जो फॉल्स फीलिंग है वो आप सब में देखी जाती है। और कई बार जब आप आपस में बात करते हैं तो जातिवादी बातें करते हैं। ये सब खराब जाति, ये सब चीज़ें कहने का अच्छी नहीं है, स्टीरियोटाइप इमेज बना देती हैं। कल ही एक लोग कई लोग ऐसे मिलते हैं, समर्थन करते हैं कि जातिगत समर्थन करते हैं कि ये अच्छा वो अच्छा। खैर मैं यहाँ बोलूँगी नहीं, नेक्स्ट आगे देखते हैं। हर जाति समूह के लोग कहेंगे कि हमारी जातियों में एकता बहुत कमज़ोर है, यादवों में एकता बहुत कमज़ोर है, क्षत्रियों में एकता बहुत मजबूत है, तभी तो हमारे ऊपर इतना रूल लोगों ने किया। अब हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। क्षत्रिय कहेंगे कि हमारे अंदर एकता नहीं, वरना हमसे ज़्यादा यहाँ कोई प्रभावी नहीं होता। ब्राह्मण कहेंगे कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर वर्ग जातिगत रूप में हम ही लोग रहे हैं, हम लोग कभी एकजुट ही नहीं रहे, जबकि सब एकजुट रहे हैं। सारी जातियां अपने को बताएंगी कि हम कम जातिवादी हैं, जबकि वो सभी बड़ी जातिवादी है। ये विडंबना हमारे समाज में देखने को मिल रही है। तो ध्रुवीकरण हमारे समाज में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से एक सामाजिक हिंसा अनुसूचित जातियों के प्रति बढ़ रही है। तो मैंने क्या बताया, अभी भी श्रेष्ठता और अधीनता की भावना मजबूत है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ से फाइनली हम लोगों का जो आर्टिकल 14 से 18 था वो समाप्त होता है, यानी कि अब ये ख़त्म हो गया है। 14 से 18 क्या था, हमारा समानता का अधिकार था, वो फाइनली एंड हो गया है। चाहे वो प्री के अकॉर्डिंग हो या मेंस के अकॉर्डिंग हो, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं बुक्स को फैक्ट के लिए। अदरवाइज़ यहाँ पे मेंस से डिबेट जो भी था मैंने कर दिया है, और कुछ मैंने प्री वाले भी दिए हैं, ऐसा नहीं है। आर्टिकल्स वगैरह अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे तो आप क्वेश्चंस को कर लेंगे जो इससे रिलेटेड आएंगे। और अब मैं आगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बात करूँगी स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 19 से 22 तक। तो ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में आपसे बात करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और ना भी पसंद आए तो भी कर दिया करिए। ओके, नमस्कार।